एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो सकती है? क्या बैलेंस शीट भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो सकती है? ओके, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। क्या हुआ था केस में? चलो लेट्स स्टार्ट। केस नंबर 16, केस नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 रादर। केस ऐसे था कि एक अनसिक्योर्ड लोन लिया गया था। सो एन unsecured loan was taken by company in 2016. Okay, and बैलेंस शीट 17 18 तक 19 तक 3 साल तक उसके लोन के बारे में डिटेल्स भी आई। द बैलेंस शीट for financial year 2000, let's say financial year ending 2016, 2017 and 2018 showed the outstanding debt. So it showed the outstanding debt. However, okay, the balance sheet for the financial year 2019, the balance sheet for financial year 2019 did not show any outstanding debt. Did not show any outstanding debt. Okay, did not show any outstanding debt. फिर उसके बाद क्या हुआ? इस कंपनी ने ARC को, that is an asset reconstruction company, they purchase all the debts. Who purchased all the debts? Who purchased all the debts in July 2021 need to understand from you that can Section 7 application be filed against the company, okay, against the company for CIRP on the basis of acknowledgement in balance sheet. Okay, so that's what they want to understand from you कि उन्होंने एक कंपनी के डेट खरीद ली है. Can they file a Section 7 application on the basis of the balance sheet acknowledgement? And point ये था कि the ARC also stated that balance sheet was signed on or after 28th September in each financial year. Okay, तो ये भी उन्होंने बताया कि बैलेंस शीट हमेशा 28 सितंबर या उसके बाद ही साइन हुई है, उसके पहले नहीं. सो अब आपसे पूछा है कि क्या ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो सकता है कि नहीं.
एंगल तो थॉट प्रोवोकिंग है, दिमाग लगाने वाली बात है कि एक लोन लिया था 2016 में, ठीक है। मतलब इसका एनालिसिस बनाऊं तो कुछ ऐसा जाएगा कि 2016 में लोन लिया था, ओके, और 28 सितंबर की बैलेंस शीट में उसका सिग्नेचर भी था, ओके। इमेजिन 28 को ये सब साइन किया हो। 2017 में वो लोन रिफ्लेक्ट हुआ, जो 28 सितंबर को साइन होने के बाद दिखा। 2018 में भी वो लोन रिफ्लेक्ट हुआ, जो 28 सितंबर को दिखा, ओके। और 2019 में वो लोन गायब हो गया, नो लोन्स, लोन्स दिखे ही नहीं, ओके। 3 साल ड्यू हो गया, 3 साल के बाद उन्होंने लोन गायब कर दिया, सॉरी। सो लोन दिखा नहीं, ठीक है। और लोन्स को दिखे नहीं। जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में एआरसी ने खरीदा है, और वो आपसे पूछ रहे कैन दे फाइल सेक्शन 7 एप्लीकेशन, कैन इट फाइल सेक्शन 7 एप्लीकेशन। उनका सवाल ये है कि देखो हमारे पास कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि हमने उनको रिसीट दिया, उसने रिसीट को एक्नॉलेज करके दिया कि हाँ आई हैव आउटस्टैंडिंग, लेकिन हमारे पास पिछले 3 साल की बैलेंस शीट्स हैं जिसमें लोन के बारे में लिखा गया था, और जब जब साइन किया है उसके टाइम पे, उस टाइम पे लोन था। तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ 28 सितंबर 2018, मतलब यहां से अगर मैं 3 साल के हिसाब से लूं तो 18 से 19, 19 से 20, 28 से 21, so can I file a case on or before 28th September 2021? यही उनको जानना है, बोलो। एआरसी, देखो एआरसी ने किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेट खरीदा है, बराबर। जो बोरोवर कंपनी है उसकी रिसीट्स एआरसी के पास नहीं है, समझा। अब बोरोवर कंपनी से एआरसी रिकवरी करना चाहता है, ओके। अच्छा, तुमको कंसेप्ट ही एआरसी का नहीं समझ में आया, चलो ये देखो, ये है बोरोवर कंपनी, ठीक है, और ये है लेंडर एफआई। लेंडर एफआई ने बोरोवर कंपनी को लोन दिया था। बोरोवर कंपनी ने 2016 से लेके 18 तक में वो लोन दिखाया भी था, ओके। बट वो लोन फुल्ली रीपेड नहीं है, नॉट फुल्ली रीपेड। लेंडर कंपनी ने ये लोन उठा के एआरसी को सेल कर दिया, ठीक है। अब एआरसी बोरोवर पे एफसी एप्लीकेशन करना चाहता है, तो वो जानना चाहता है कि उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स नहीं है, लेकिन हाँ ये बैलेंस शीट्स हैं, क्या ये बैलेंस शीट के बेसिस पे वो केस कर सकता है, समझा। ये जानना चाहता है, क्लियर। ये जो केस था ये बहुत ही फेमस केसेस में से एक था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, 2021 का केस। ये केस का नाम था एआरसी इंडिया लिमिटेड, जिसको आरसिल भी बोलते हैं, वर्सेस बीशवल जायसवाल, जिसकी बोरोवर की कंपनी थी, उसका एमडी
बिशल जायसवाल 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही ऑब्जर्वेशन दिया था। जनरली क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब, एनसीएलटी ने भी बोला भाई एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट लेके आओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैलेंस शीट कैन आल्सो बी एक्नॉलेजमेंट। एक बात बताओ, जो भी बैलेंस शीट में लिखा है क्या वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए? क्या वो करेक्ट होना चाहिए? बिकॉज शेयर होल्डर को देते। और बैलेंस शीट में जब डायरेक्टर साइन करते हैं तो दे गिव अ अंडरटेकिंग ना, जो भी लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं। बराबर। तो इसका मतलब बैलेंस शीट भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो सकती है। बराबर। सो इस केस में यही आउटस्टैंडिंग जजमेंट था कि दी एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स of corporate debtor would amount to acknowledgement of debt within the meaning of Section 18 of Limitation Act 1963 and extend the period of limitation. The period of limitation for discharge of liability as debt. ओके, सो इस केस में कंक्लूजन बात ये थी कि 28 सितंबर को यहां पे इसने एक्नॉलेज किया है, तो यस 3 साल खत्म होने के पहले ये केस कर सकता है। ओके, 3 साल खत्म होने के पहले केस कर सकता है। सो thus the case can be filed till 28 September 2021 on the basis of acknowledgement in balance sheet in 2018। ओके, सो इस बेसिस पे केस फाइल किया जा सकता है। क्लियर? समझा? ठीक है, सो ये भी अपने आप में एक अच्छा, यूनिक, इंटरेस्टिंग जजमेंट था। चलो, तो ये थे इंट्रोडक्शन के कुछ जजमेंट्स। अब आते हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक का नाम हो गया IBBI। इसके बारे में बातचीत करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 17। Okay, starting with the basic laws, does IBBI has powers of civil court? Okay, so what do you say? Does IBBI has the powers of civil court?
नहीं तो सर ये तो अथॉरिटी, इसमें सिविल कोड के पावर्स कहाँ से आएंगे? ऐसा कहाँ लिखा है? Which section says so? Exactly. Section 196 subsection 3 में ये बात लिखी है कि yes they have the powers of a civil court. Okay. Then another one, that is who are financial sector regulators. क्या इनका डेफिनेशन है क्या फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स का? और अगर है तो 3 या 5 कौन से सेक्शन में? सेक्शन 3 सीरीज या 5 सीरीज? ओके, किधर लिखा है? ओके, अरे ये ओपन बुक है, इसको याद नहीं करने का है, इसको ओपन करके चेक करने का है। बताओ कहां लिखा है? So this is section 3 subsection 18 वहां पे लिखा है। ओके गुड। देन question 19, who are adjudicating authorities of corporate person? वेरी गुड, एनसीएलटी। कहाँ लिखा है? अपनी मर्जी से बोल रहा है। चलो अभी तो बुक ओपन करके बोलना पड़ेगा। बताओ कहाँ लिखा है? थोड़ा लगाओ दिमाग। ओके, इसमें सेक्शन 60 एंड 61 आ सकता है, पर यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के बारे में सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो है पहले वो डेफिनेशन देता है, एंड यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन 60 प्लस सेक्शन 61. So 5 subsection 1 defines it, then section 60 and 61 also covers that. Clear? तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि कई बार हम लोग के ध्यान में नहीं आती ये चीजें। देन अनदर वन। हाँ, क्योंकि 61 के हिसाब से भी उसके अंदर वो अथॉरिटी कवर होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पास वहां पे कवर होती है। आपने 61 देखा? एग्जैक्टली, एनसीएलएटी उसमें कवर होगा। तो कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो हो गया। समझा? क्लियर? तो दैट्स हाउ इट इज। सो ये हो गया कौन कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है या होता है। ठीक है, अब आता हूं दूसरे पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20, हु are, let's say, adjudicating authorities for individuals and firms? ये कहां मिलेगा? 99, 99, 99 तो insolvency resolution process 99 talks about appointment of resolution professionals
और नहीं, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन रिपोर्ट्स, सॉरी वैसे है। हाँ, सेक्शन एग्जैक्टली 179 में मिलेगा। उसका टाइटल ही वही है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। सो सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 में। सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो जाती है डीआरटी, डीआरएटी, वो सारी अथॉरिटी यहाँ पे कवर होती है। ठीक है, ओके। सो अगर आप इतना ढूंढ ही रहे हो तो एक और चीज ढूंढो। व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? ये कहां पे मिलेगा? ये कहां पे मिलेगा? पता है कहां पे मिलेगा? परफेक्ट, मजा आ गया। सेक्शन 3 सब सेक्शन 21 में। ठीक है, वेरी गुड। एंड एक और इंटरेस्टिंग, एक और ढूंढने वाला, व्हाट आर कोर सर्विसेज ऑफ IU? ये कहां पे मिलेगा? व्हाट आर कोर सर्विसेज? IU के कोर सर्विसेज क्या है? यस रोशनी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 में है। एग्जैक्टली, सेक्शन 3 के सीरीज में ही 9 में है, उसमें ही मिलेगा। ओके, एंड बिफोर आई मूव टू अनदर केस, एक और पूछ देता हूं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जो जनरली आप सीआर के अंदर ध्यान नहीं देते, क्या आया गया होगा, इसलिए ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड? ये कहां पे मिलेगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। ढूंढो, because you should be comfortable with the book. That's what the purpose is. बताओ बताओ कहां पे मिलेगा? 220 3 times 2। ओके, 3 times 2 में कहां मिलेगा? 3 times 2 तो talks about something else। 3 times 2 is that is board for fund। तो उसके दो सेक्शन आगे चले जा, 224 पे है, 224 पे मिला। ओके, इट्स अ मिसलेनियस, आपके आईबीसी इलेक्टिव के मिसलेनियस पार्ट में है वो। और मैंने वैसे भी बैरक भी शेयर की हुई है। बैरक भी शेयर किया हुआ है कि इनकेस अगर आपको ढूंढने में टाइम लगता है तो बैरक में पूरा है। मिला? मिला मिला मिला, ठीक है चल।
फाइन, सो ये थे कुछ आईबीसी के केसेस। अब आता हूँ, सॉरी, आईबीसी के क्वेश्चन। अब आता हूँ आईबीपीआई के कुछ और क्वेश्चन पे। बोलो। तो आप किसी भी सेक्शन से लिख सकते हो। अगर एग्जामिनर ने इतना लूज एंड वाला क्वेश्चन पूछा है, हु इज लिक्विडेटर, तो आप किसी भी सेक्शन का उठा सकते हो। मेरे हिसाब से फिर आईबीसी का उठा लो। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर इतना लूज एंड वाला क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली उठा सकते हो, because they absolutely specify liquidator as per the Companies Act, liquidator as per the IBC, ये लिखते हैं। और a liquidator in the voluntary liquidation process, वो हमेशा लिखते हैं। क्लियर? चलो, नाउ क्वेश्चन एक ऐसा आया था कि एक क्रेडिटर आपसे एक एडवाइस चाहता है। ठीक है, क्या एडवाइस चाहता है? लेट्स सी। अ क्रेडिटर approaches you for advice। क्या एडवाइस चाहिए? एडवाइस ये चाहिए कि द क्रेडिटर filed winding up proceedings against corporate debtor on 4th of January 2014। ठीक है, in 2016, that is 15th December 2016 का वो दिन था, IBC was notified। ठीक है, the creditor wants to understand, the creditor wants to understand that since winding up proceedings is pending, will that abate and he has to file fresh petition to NCLT under IBC। So ये है उसका क्वेश्चन। और जब आईबीसी आया था स्टार्टिंग में, ये कई लोगों का क्वेश्चन था, बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर क्या वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगा, क्या मुझे वापस एक केस फाइल करना पड़ेगा? ओके, सो ये क्वेश्चन क्या टैकल करे। और ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये प्रोविजन ऑफ लॉ है। पावर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन अब एक सवाल यहां पे रेज होता है कि मैं इस पावर ऑफ ट्रांसफर को कहां पे देखूं? आईबीसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। ओके, ये पावर ऑफ ट्रांसफर को कहां पे देखो? क्योंकि पूरा आईबीसी का बैरेक्ट अच्छे से देख लो, कहीं पे भी ये ट्रांसफर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। आईबीसी में आप सेक्शन 7 बाकी एप्लीकेशन डाल सकते हो, सब लिखा है, लेकिन ये एनसीएलटी रूल्स, हाँ वही सोच सकता है। ओके, लेकिन एक जगह है जहां पे ये पावर ऑफ ट्रांसफर लिखा था।
Any guesses? Okay, चलो, वो जगह थी कंपनीज एक्ट। जब कंपनीज एक्ट से आईबीसी में ट्रांसफर हो रहा था तो रूल आईबीसी में नहीं, कंपनी लॉ में लिखना पड़ता है। ओके, जहां से आप जा रहे हो वहां पे आपको बताना होता है कि आप कहां जा रहे हो, बराबर। सो ये पार्ट आया था कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी लॉ के अंदर उन्होंने एक रूल बनाया था 2016 में कि ये जितने भी केसेस है ये सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या रूल था और किस नेचर में था वो समझते हैं। रूल ऐसा था कि जितने भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है 15 दिसंबर 2016 के बाद से, वो किस स्टेज पे है पहले वो चेक करेंगे। ओके, सो द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स the pending proceedings for winding up before court will be transferred to NCLT. Okay, will be transferred to NCLT on 15th December 2016, depending upon stage in court. तो किस स्टेज पे वो चेक करेंगे। ओके, बाकी रूल का नाम ये था कंपनीज ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स pending proceedings rules 2016। ओके, ये रूल्स इशू किए थे, have been issued for this purpose, have been issued for this purpose। ठीक है, ये रूल इशू किए गए और जितने भी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स थे, मे बी इनएबिलिटी ऑफ पेमेंट, कॉर्पोरेट, वो सब इस रूल के हिसाब से कवर किए गए, स्पेशली क्योंकि आईबीसी में इनएबिलिटी ऑफ पेमेंट वाले वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स एफसीओसी एप्लीकेशन वाला है वो ट्रांसफर हो रहे थे। ओके, वाइंडिंग अप फॉर एनी अदर नेचर यानी कंपलसरी वाइंडिंग अप वो यहां पे ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, सो वो पार्ट क्लियर कर दिया गया था कि ऑल ऑफ द प्रोसीडिंग्स all of the proceedings for winding up for inability of payment of debt by corporate debtor will be transferred to NCLT। Okay? will be transferred to NCLT। तो ये सारे के सारे प्रोसीडिंग NCLT ट्रांसफर हो जाएंगे। और रूल 5 में ये भी था कि जो भी पिटीशन है जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने हाई कोर्ट में डाली थी वो सूटेबली आपको अमेंड करना होगा आईबीसी के हिसाब से, बिकॉज वो आईबीसी के प्रोविजंस और पिटीशंस अलग होते हैं। तो फॉर्म नंबर्स के हिसाब से सूटेबली अमेंड करना होगा, उसके लिए 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी क्लियर कर दिया गया था दैट और एज पर रूल 5, as per rule 5 the petition shall submit all information forming
part of the records transferred from High Court under Rule 7. Okay, under Section 7 or 8 or 9 of IBC. Okay, including details of proposed insolvency professional professionals to the tribunal within 60 days of notification. 60 days of notification, failing which petition shall abate. ठीक है, यहाँ पे अबेट का मतलब होता है कैंसिल. सो अगर आपने स्टार्टिंग के 60 डेज में पिटिशन फाइल नहीं की तो पिटिशन अबेट हो गई. ठीक है, हमको आज भी याद आता है 2016 का वो टाइम. बहुत सारे पिटिशंस वाइंडिंग अप के फाइल किए हुए थे. समझो पूरा हमारा न्यू ईयर और जनवरी का फर्स्ट हाफ, मकर संक्रांति 14 जनवरी के आसपास था. पूरा टाइम सारे एप्लीकेशन को यहाँ से वहां ट्रांसफर करने के हिसाब से एप्लीकेशंस रेडी करो, ये करो वो करो, पूरा टाइम फॉर्म में इसी वजह से गया था. ओके, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग एंगल बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे और एवरीबडी, बट एक्चुअली क्या था उस टाइम पे कोर्ट्स बंद हो रहे थे, तो द फेज वाज लाइक छुट्टी मिलेगी. और ये 15 दिसंबर को ये आ गया नोटिफाइड एंड ये सब करना होगा. तो वो पूरा एक महीना तो इट वाज रियली हैवी. हाई कोर्ट से अभी हाई कोर्ट भी बंद होने की क्योंकि छुट्टी आने वाली थी, ऐसा सब चल रहा था. कैसे कैसे करके तो फाइल्स के रेडी करवाए, हाई कोर्ट से ट्रांसफर करना है, क्या केस है, कैसे सब काम उस टाइम पे याद आता है, बहुत कुछ किया था. तो 2016 का वो दिन आता है. तो कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं, अचानक से गवर्नमेंट के रूल में चेंज आ जाए या कुछ आ जाए, दैट यू हैव टू वर्क आउट, एंड दैट टू एट अ टाइम जब वो आपको छुट्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके, सो ऐसा भी सिचुएशंस आए हैं. ठीक है, चलो. सो दैट वाज अ क्लियरिटी कि अब आपको याद रहेगा कि 2016 के आसपास ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था. ठीक है, अब आता हूं उसी के साथ साथ दूसरा एक क्वेश्चन पे. चलो एक सरफाजी के साथ ब्लेंड किया हुआ क्वेश्चन लेता हूं. 25th क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा है कि एक बैंक ने लोन दिया है और सेक्शन 7 एप्लीकेशन मूव करने की बात उठ रही है. ठीक है, सो द लेंडिंग बैंक initiated application under section 7 of IPC. Okay, and Sarfazi. IBC and Sarfazi. Okay, against corporate debtor. मतलब, और कॉर्पोरेट डेटर ने इस बात को चैलेंज किया. द कॉर्पोरेट डेटर challenged. The corporate debtor challenges क्या बात थी कि सर अगर कोई केस पेंडिंग है अंडर आईबीसी तो पैरेलल प्रोसीडिंग सरफाजी में नहीं हो सकता. लेकिन ये पॉइंट देखने लायक था.
देखने लायक ये था कि अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई केस सरफाजी में पेंडिंग है तो आईबीसी में नहीं हो सकता। दैट वाज द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी स्टडीड। यहां का चैलेंज उल्टा था कि अगर कोई केस आईबीसी में पेंडिंग है और मॉरेटोरियम है तो सरफाजी में केस कैसे फाइल हो सकता है? हाँ, good point. So corporate data challenges that when application is pending under IBC. So when the application is pending under IBC, parallel proceedings under SARFAESI, okay, under SARFAESI against corporate debtor cannot be initiated. Okay, and you have to decide. ओके, सो अब ये क्वेश्चन उल्टा है पहले के क्वेश्चंस के कंपेयर में। पहले क्वेश्चन ऐसा था कि बैंक वाले हमेशा सरफाजी एक्शन लेते फिर आईबीसी की तरफ टर्न लेते। अब आपका क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि बैंक वालों ने आईबीसी एप्लीकेशन लिया है और अब वो सरफाजी की तरफ टर्न ले रहे हैं। सो उनका क्वेश्चन ये है कि जब सरफाजी आईबीसी पेंडिंग है, मॉरेटोरियम्स आ जाते हैं, तो फिर सरफाजी कैसे मेंटेनेबल है? ओके, अच्छा, ये जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा था, ये जिन केसेस में उठा था, इसका नाम था एक तो राकेश कुमार गुप्ता वर्सेस महेश बंसल। 2020 का जजमेंट था एनसीएलटी का। और सिमिलर क्वेश्चन एक और केस में भी आया था, पंजाब नेशनल बैंक के केस में, पीएनबी वर्सेस विंधी सीरल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2020 एनसीएलटी का क्वेश्चन था। ठीक है, सो उनमें ये क्वेश्चन उठे थे। ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है सर? क्या लगता है, हो सकता है आईबीसी चलते चलते सरफाजी आ जाए? क्या लगता है? एग्जैक्टली, क्योंकि मॉरेटोरियम लगा हुआ है। तो मॉरेटोरियम अगर आईबीसी में आता है तो सरफाजी आप कैसे फाइल कर सकते हो? ओके, एनसीएलटी ने कहा कि देखो, सरफाजी में नो डाउट हम ये मानते हैं कि बैंक के पास बहुत वाइड पावर्स है। सरफाजी के अंदर बैंक के पास काफी पावर्स आते हैं, वो बात तो हम मानते हैं। सो सरफाजी gives wide powers to bank powers to bank and financial institutions. Okay, यहां तक कि they can take over the assets. सरफाजी में बिना कोर्ट केसेस के भी ऐसी ताकत है जो they can take over the assets. So to take over assets and recover loans. So to take over the assets, recover loans without going to judicial forums. Without going to judicial forums. ठीक है, सो इनके पास ये ताकत तो है, मैं मना नहीं करता हूं। ठीक है, अब दूसरी बात में एनसीएलटी इस बात को डिस्कस कर रहा है कि जब आईबीसी की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और सरफाजी का एप्लीकेशन इनिशिएट किया गया है तो क्या होगा एग्जैक्टली तो वो बोल रहा है कि pendency of proceedings before IBC and initiation of action
in Sarfazi cannot be the ground of rejection of CIRP. Cannot be the ground of rejection of CIR. ओके, सो इसका मतलब एनसीएलटी ने बोला कि भले ही अगर सामने वाली बैंक ने आईबीसी एप्लीकेशन डाला और फिर वो सरफाजी के लिए चला गया, तो लेंडर सॉरी बोरोवर ये बोलता है कि सर अगर उसको सरफाजी लेना है विदाउट जुडिशियल फोरम तो आईबीसी क्यों? फाइन, आईबीसी क्यों? सो आईबीसी बाजू में रख के सरफाजी करो या सरफाजी बाजू में रख के आईबीसी करो. यू कैन नॉट हैव टू सूट्स अगेंस्ट मी फॉर द सेम लोन. तो उस पॉइंट को क्लियर करते हुए बोला कि दैट कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि सीआईआरपी का पर्पस ही अलग है. यहां पे द एप्लीकेशन वो ये समझा रहे कि एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी कैन बी मेड even if proceedings are pending in DRT or civil suit is pending in civil court. ओके, तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि डीआरटी में केस पेंडिंग हो तो भी हो सकता है, सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग हो तो भी हो सकता है, क्योंकि सीआईआरपी का पर्पस ही अलग है. ओके, सीआईआरपी का पर्पस ही अलग है. तो इन दैट केस एनसीएलटी क्या कह रहा है कि अगर एक कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल करता है आईबीसी के हिसाब से, सॉरी एफसी एप्लीकेशन होती है फाइल जिसमें सरफाजी एक्शन भी कंटेम्पलेट किया गया है, तो दोनों हो सकता है. ओके, सो यहां पे क्लियर कर दिया गया है कि इवन कॉर्पोरेट डेटर, मतलब देखो ये एनसीएलटी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर बैंक ने सरफाजी एक्शन लिया तो क्या सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर भी एक्शन ले सकता है आईबीसी फाइल करके? बिल्कुल ले सकता है, बराबर. इधर बैंक का सरफाजी, इधर आईबीसी. तो इसका मतलब लॉ के हिसाब से दोनों प्रोसीडिंग साइड में चल सकते हैं, तो फिर बैंक भी वैसा कर सकता है. तो कॉर्पोरेट डेटर कैन फाइल एप्लीकेशन under section 10 even if banks are contemplating Sarfazi action. Okay, so even if banks are contemplating Sarfazi action, यहाँ पे ये हो सकता है. क्लियर, समझा? तो क्या सरफाजी आईबीसी के साथ चल सकता है? जी सर, बिल्कुल चल सकता है. कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं चल सकता. एग्जैक्टली आईबीसी भी सर, जब सरफाजी तुम्हारे साथ चल सकते हो तो तुम भी उसके साथ चल सकते हो, बराबर. जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ चल सकता है तो तुम भी दोस्त के साथ चल सकते हो. ओके, फाइन. सो ये एक पार्ट आया था. उसी तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक एंगल को दिखाते हुए, ये क्वेश्चन एमएसएमई से लेता हूं, एमएसएमई से रिलेटेड. ये बताओ कि कैन प्रमोटर या डायरेक्टर become resolution applicant resolution
applicant if corporate debtor is MSME. बता. Can a promoter director become a resolution applicant if the corporate debtor is MSME? Yes, relaxation. कहाँ पे relaxation है? डिपार्टमेंट का लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ दैट लाइन. विच, वेयर इज द डिपार्टमेंट? हाँ, वेटिंग. ओके, बाकी सबके लिए तो कुछ व्यू ही नहीं है. ये है, सोचो, दिमाग लगाओ. ये प्री पैकेज तो नहीं है, इतना मैं कंफर्म कर देता हूं. दिस इज नोवेयर अ प्री पैकेज थिंग. ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने की बात कर रहा हूं. तो सीआईआरपी के अंदर एमएसएमई का सीआईआरपी है. तो क्या प्रमोटर डायरेक्टर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं? ठीक है, इस इंटरेस्टिंग एंगल को, इस सोचने वाली बात को एक जगह पे बताया गया है. ठीक है, चलो तब तक आप सोचो, तो मैं बताता हूं. नहीं रे, अब मैं बताता हूं, तुम इस बारे में सोचो. ये जगह अगर आप पढ़ो तो आपको कुछ मालूम पड़ेगा. सेक्शन 240 ए और उसका सबसेक्शन 1.